अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। किसी और रूम में होंगे, यहाँ पे नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स के वीक 4 में हम मिल रहे हैं और इस जूम सेशन के अंदर हमने लेक्चर 7 और लेक्चर 8 को कवर करना है। लेक्चर 7 में हम ब्रेज़नहेम लाइन एल्गोरिथम की अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उसकी डेरिवेशन करेंगे और उसका कोड जो है वो देखेंगे किस तरह बन रहा है और किस तरह वो यूज़ हो रहा है। तो आज का हमारा जो टास्क है वो ये है कि हमने अच्छी तरीके से कोशिश करनी है कि हमने इस एल्गोरिथम को समझना है, इसकी डेरिवेशन को समझना है। आपकी जो असाइनमेंट इस वीक की गिवन है उसमें इसी डेरिवेशन का एक अल्टरनेशन है। इस वाली डेरिवेशन में हम स्लोप लेस देन 1 के लिए डेरिवेशन करेंगे। आपको जो टास्क मिला हुआ है वो असाइनमेंट की सूरत में वो उसमें आपने स्लोप ग्रेटर देन 1 की करनी है। स्टेप सेम है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करनी है और उसके लिहाज से हिंट जो है वो आपको असाइनमेंट में गिवन है। अगर आपने अभी डेरिवेशन को अच्छी तरीके से समझ लिया तो फिर आपके लिए आसानी होगी कि आप असाइनमेंट अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आपने बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े गौर के साथ जो है इसको सीखना है और जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो, जहाँ पे आपको मसला परेशानी हो, आपने वहीं पे मुझसे सवाल पूछ के अपनी परेशानी को दूर करना है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट जो हैं वो जॉइन करते रहेंगे साथ-साथ। तो अच्छा, इस वक़्त क्लास के अंदर सीआर मौजूद है? अगर सीआर मौजूद है क्लास के अंदर इस वक़्त तो वो हैंड रेज़ करें। सीआर अगर क्लास में मौजूद हैं तो हैंड रेज़ करें। आई गेस अभी सीआर मौजूद नहीं है। ठीक है, चलें हम स्टार्ट करते हैं। ओके। ब्रेज़नहेम लाइन एल्गोरिथम एक कंप्लीट डेरिवेशन है। हम इस एल्गोरिथम को क्यों पढ़ रहे हैं और इसके पढ़ने का क्या फ़ायदा है? तो एक्चुअल में ये फ़ायदा है वो हमें उसकी जो मोटिवेशन मिलती है वो ये है कि हमने जो इससे पहले एल्गोरिथम देखा था डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइज़र एल्गोरिथम, ये बड़ा सिंपल सा और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एल्गोरिथम था। लेकिन इसमें कुछ वीकनेसेस होने की वजह से अब हम जो है देखेंगे कि वो वीकनेसेस क्या हैं और साथ में हम डेरिवेशन करते हुए उन वीकनेसेस को रिमूव कर रहे होंगे और उसको अवॉइड करते हुए हम अपना एक कोड डेवलप करेंगे जिसमें वो वीकनेसेस जो प्रॉब्लम है वो हमें हमने उसको ख़त्म कर दिया होगा। अच्छा, अब जो हमारे पास ये एल्गोरिथम है इसमें अगर आप देखें तो डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइज़र इसके अंदर 2 ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से हम जो है ब्रेज़नहेम लाइन एल्गोरिथम की तरफ मूव करते हैं। पहला इसमें प्रॉब्लम है लो एफिशिएंसी। लो एफिशिएंसी क्यों है? लो एफिशिएंसी इसमें इसलिए है कि इसमें फ्लोटिंग पॉइंट का इस्तेमाल हो रहा है। लो एफिशिएंसी का मतलब ये है कि ये एल्गोरिथम आपका स्लो है और स्लो होने की वजह ये है कि आप एक ऐसा मैकेनिज़्म यूज़ कर रहे हैं जो कि प्रोसेसिंग ज़्यादा डिमांड करता है। फ्लोटिंग पॉइंट की जो वैल्यूज़ होती हैं वो प्रोसेसिंग ज़्यादा डिमांड करती हैं। अगर इसके मुकाबले में अगर आपके पास इंटीजर हो, तो इंटीजर जो है उसकी प्रोसेसिंग जो है ज़्यादा क्विक होती है निस्बतन इसके कि जो आप फ्लोटिंग पॉइंट को यूज़ करें। जब आप शेप्स वगैरह बना रहे होते हैं, शेप्स के अंदर नॉर्मली आपके पास जो है पॉइंट ज़्यादा होते हैं। कोई भी शेप ले लें, किसी किस्म की ग्राफ़िक्स का काम कर लें, उसमें जनरली आपके पास पॉइंट की तादाद ज़्यादा होती है, शेप की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। तो अगर आप एक अच्छा और एफ़िशिएंट वे यूज़ नहीं करते, तो फिर वो मैकेनिज़्म जो है वो आपके लिए ड्रॉबैक का और आपके लिए ट्रेड ऑफ का ज़रिया बनता है, जिसमें आपकी मजबूरी होती है कि आप जो है फिर एक ऐसी डेवलपमेंट कर रहे होते हैं जिसमें काम बहुत स्लो हो रहा था और आपका यूज़र उस एप्लीकेशन को, टूल को यूज़ करने को पसंद नहीं करता। तो इस मकसद के लिए ज़रूरी है कि आपने एक ऐसा मैकेनिज़्म यूज़ करना है जो कि क्विक हो, फास्ट हो और उसको आपने कोशिश करनी है कि हर मुमकिन कोशिश करें कि आप उसके अंदर जो
डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है आपकी वो क्विक प्रोसेसिंग के साथ हो, ताकि यूज़र को एफिशिएंट मैकेनिज़्म अवेलेबल हो जाए। तो फ्लोटिंग पॉइंट जो है उसकी प्रोसेसिंग जो है वो एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव होने की वजह ये है कि जब आप सिंपल इंटीजर की जो है प्रोसेसिंग करते हैं, तो उसके अंदर आपने जो है वो डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के अंदर देखा होगा कि कैलकुलेशन उसकी जो है निस्बतन आसान होती है। जबकि आप फ्लोटिंग पॉइंट में या पॉइंट की वैल्यू की जो है कैलकुलेशन करते हैं, तो उसमें आपकी जो प्रोसेसिंग होती है वो ज़रा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, डिफ़िकल्ट हो जाती है। फ्लोटिंग पॉइंट का अगर आप देखें, यहाँ पे ये एक आर्किटेक्चर उसका मौजूद है जिसमें बिट्स की डिवीज़न दिखाई गई है कि आपके जो फ्लोटिंग पॉइंट है उसके अंदर कौन से बिट किन पर्पसेस के लिए। तो आपके पास जो एक 4 बाइट का जिसमें 32 बिट्स होती हैं, एक जो फ्लोट का वेरिएबल होता है उसमें 32 बिट्स के अंदर क्या डिवीज़न होती है। तो उसमें डिवीज़न कुछ इस तरीके की है कि इसमें आपको नज़र आएगा कि आपकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो साइन बिट होती है, जिससे आप बताते हैं कि पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। इसके अलावा आपके पास 8 बिट जो है इसकी वो एक्सपोनेंट है। अब ये एक्सपोनेंट क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप कोई वैल्यू लिखते हैं, लेट्स से 12 की पावर 4। तो 12 की पावर 4 जो है वो जी 12 की पावर 4 जो 4 है ये इसका एक्सपोनेंट कहलाएगा। और जो ये 12 है इसको आप मेंटीसा कहेंगे। तो इसमें 8 बिट जो है वो एक्सपोनेंट के लिए यूज़ हो रही हैं, और 23 बिट जो है वो मेंटीसा के लिए यूज़ हो रही हैं। तो आपको यहाँ से इसके स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि एक तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स किस्म का स्ट्रक्चर है कि आपको एक्सपोनेंट की वैल्यू को भी यहाँ पे प्रेजेंट करना है, आपने यहाँ पे मेंटीसा की वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करना है। साथ में अगर आप इसकी कंप्यूटेशन की बात करें, आप इसकी कैलकुलेशन की बात करें, तो कैलकुलेशन इससे ज़्यादा मुश्किल होती है। जी उसामा। सर अस्सलाम वालेकुम, ये मेडिसा क्या होता है सर? जी, मेंटीसा क्या होता है? मेंटीसा यहाँ पे हम ज़िक्र कर रहे हैं तो, यानी कि आपकी उस वो वैल्यू जिसकी आप पावर ले रहे हैं। लेट्स से आपने यहाँ पे 12 लिया, तो 12 जो है वो इस वक़्त में आपके पास मेंटीसा कहला रहा है, ठीक है? अच्छा, है क्या मतलब किस तरह में पता लगेगा ये 12 जो है मेंटीस है? आप फ्लोटिंग पॉइंट की जो वैल्यूज़ होती हैं, या आप पावर वाली वैल्यूज़ की बात करें, तो पावर आप कैसे लिखते हैं? आप लिखते हैं कि जी आपके पास कोई बेस है और उसका कोई रेडिकल है, उसका कोई एक्सपोनेंट है, लेट्स से जी इसका एक्सपोनेंट है बी। तो जो उसकी बेस होती ठीक। है, जो आपके पास ए है, वो आपके पास उसका मेंटीसा कहलाएगा। जो उसकी पावर होगी उसे आप उसका एक्सपोनेंट कहेंगे, ठीक है? अच्छा, जिसमें 2 की पावर 2 हुआ तो 2 मेंडिसा है, और जी 2 2 जो मेंटीसा होगा पावर और है। 2 एक्सपोनेंट भी ठीक होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक हो गया? ठीक ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। जी आप हैंड डाउन कर लें, थैंक यू। अच्छा, क्लास में सी आर आ गए? अगर सी आर आ गए हैं तो हैंड रेज करें। जी क्लास के सी आर मौजूद हैं इस वक्त सेशन में? अगर सेशन मौजूद है तो हैंड रेज करें। जी वहाज, ओके। ओके वहाज, मैंने आपको होस्ट बना दिए। अब जितने स्टूडेंट जो है वो वेटिंग रूम में आते हैं तो आपने उनको ऐड करना है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ठीक अभी हो गया। मैं यहाँ पे एक दो स्टूडेंट्स को देख रहा था जिनका जो है वो सिर्फ नाम मुझे शो हो रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर शो नहीं हो रहा। नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर आप जो है वो दोबारा से लीव करके दोबारा ज्वाइन करें। जिनका सिर्फ नाम शो हो रहा है और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर शो नहीं हो रहा, वो फौरी तौर पे लीव करें, और लीव करने के बाद दोबारा से ज्वाइन करें। नेक्स्ट टाइम जब आप ज्वाइन करेंगे, आपने रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम दोनों लिख के आपने एंटर होना है। नेक्स्ट 5 मिनट में अगर ऐसा ना हुआ तो मैंने आपको लीव कर देना है, और आप जब लीव होंगे दोबारा सेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और आपकी मैं माफ करूँगा। वहाँ आप उसको कर दें। ठीक हो गया सर। थैंक यू। ओके, तो इस तरीके से जो आपका स्ट्रक्चर है, इसमें आपके पास 8 बिट जो हैं वो एक्सपोनेंट की यूज़ होती हैं, 23 बिट आपकी जो है मेंटिसा की यूज़ होती हैं। तो अ, आपका जो आर्किटेक्चर है वो इतना कॉम्प्लेक्स है, तो जो उसकी कैलकुलेशन है वो उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से अगर आप कहें कि आपकी
जो इंटीजर के मुकाबले में जो फ्लोटिंग पॉइंट है वो 8 टाइम जो है वो ज़्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम करता है और 8 टाइम ज़्यादा जो है वो प्रोसेसिंग डिमांड करता है। तो इस तरीके से आपके पास आपको पता चलेगा कि आपकी जो डीडी एल्गोरिदम है वो फ्लोटिंग पॉइंट का इस्तेमाल करने की वजह से स्लो हो रहा है। ठीक है? इसके अलावा इसमें राउंड ऑफ भी आप यूज़ करते हैं। राउंड ऑफ की जो प्रोसेसिंग है कि वो आप राउंड ऑफ करके उसको कन्वर्ट करते हैं फ्लोटिंग वैल्यू से इंटीजर के अंदर, तो वो भी आपके पास जो है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है। तो ये वजह है आपकी उसको लो एफिशिएंसी की स्लो होने की। दूसरा हमारे पास इश्यू आता है इसमें वो है लो एक्यूरेसी। लो एक्यूरेसी में क्या होता है? लो एक्यूरेसी में ये होता है कि आपने एक लाइन को प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट बता दिए उसको स्टार्ट में, लेट्स से पहला पॉइंट बताया, दूसरा पॉइंट बताया, आपने इसकी वैल्यू बताई x1, y1, x2, y2, ठीक है? अब ये 2 आपने जो है वो उसकी वैल्यूज़ इस तरह से बता दी हैं। अब आपका जो डीडी एल्गोरिदम है उसकी जो कंप्यूटेशन होती है उसमें जो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, वो इनिशियली तो ये आपकी जो है दोनों पॉइंट की वैल्यू लेके dx और dy की वैल्यू तो आइडेंटिफाई कर लेता है। लेकिन जब वो पॉइंट प्लॉट करने लगता है फिर इन पॉइंट्स की जो वैल्यूज़ हैं वो इतनी मैटर नहीं करती। फिर वो ये करता है कि सिर्फ पहले पॉइंट्स को स्टार्ट करता है, उसके बाद उसमें जो स्मॉलर इंक्रीमेंट है, एक्स इंक्रीमेंट, वाई इंक्रीमेंट ऐड करके अगला पॉइंट जो है वो प्लॉट करता है। फिर से अगले वाले में उसी तरीके से पॉइंट प्लॉट करता जाता है। तो अक्सर ऐसा होता है, आपको नज़र आएगा कि जो आपकी लाइन है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेके आपको एंडिंग पॉइंट के ऊपर आके इसको एंड होना चाहिए, वो एंडिंग पॉइंट पे आके एंड नहीं होती बल्कि थोड़ी-सी आगे आपकी ड्रिफ्ट ले जाती है। तो ये ड्रिफ्ट जो है वो आपकी एक्चुअल लाइन से आपकी लाइन जो है वो जो आपकी रिक्वायर्ड लाइन है उससे आपकी जो डेवलप्ड लाइन होती है वो चेंज हो जाती है, उसमें फ़र्क आ जाता है। इस वजह से आप कहते हैं कि इसके अंदर एक्यूरेसी भी नहीं होती। तो इन 2 वजूहात की बुनियाद पे हम क्या करेंगे, हम जो है वो एक ऐसा मैकेनिज़्म देखेंगे जो इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करता होगा। चलें आगे चलते हैं। तो अब हम ज़रा देखने लगे हैं कि हमने ब्रेज़नहेम लाइन एल्गोरिदम करना है। तो ब्रेज़नहेम लाइन एल्गोरिदम एक्चुअल में मैथमेटिकल मॉडल से डेवलप होता है, उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हम जो है वो उसको डेवलप करेंगे। तो उसके लिए तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि उसकी जो बेसिक डायग्राम है वो कैसे बनी है, और उसके बाद उसके अंदर जो हम डायग्राम्स के अंदर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ को ज़िक्र करते हुए चलेंगे, तो उसी से हमने इक्वेशन बनानी है और उन्हीं इक्वेशन को हम कैलकुलेट करते हुए हम पैरामीटर बनाएँगे और उन पैरामीटर को यूज़ करेंगे अपने कोड को डेवलप करने के लिए, जो कि ब्रेज़नहेम लाइन एल्गोरिदम का कोड होगा। अच्छा, अब ये इस वक़्त आपके सामने जो एक फ्रेम सा नज़र आ रहा है, आपके पास जो है वो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। ये एक्चुअल में आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद पिक्सल को रिप्रेज़ेंट किया जा रहा है, जिस वक़्त करंटली एक विज़ुअली रिप्रेज़ेंटेशन है पिक्सेल्स की, और इस वक़्त आपके सारे पिक्सल यहाँ पे ऑफ हैं। अब इनमें जो पिक्सल की पोज़ीशनिंग है वो आपकी कोई नंबरिंग की फ़ॉर्म में नहीं है कि पहला पिक्सल 1 यहाँ पर है, उसके एक्स ये 1 है, दूसरे का x2 है, तीसरे का x3 है, ऐसे नहीं है। जस्ट ये आपके जो है वो पूरी स्क्रीन का कोई भी छोटा-सा पार्ट है जो कि इस वक़्त हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब वो जो छोटा-सा पार्ट है उसके लिहाज़ से जो पॉइंट की जो पोज़ीशनिंग होगी वो कैसे होगी कि इस वक़्त जो आपके पास एक्स आपके पास जो रिप्रेज़ेंट हो रहा है ये आपके पास है एक्स के। अब इससे अगर आपने राइट पे जाना है तो आप इस एक्स के में +1 करेंगे, यानी कि एक पिक्सल राइट पे जाना है तो उसमें +1 करके आप जो है वो क्या कर सकते हैं, इसकी राइट पे आ सकते हैं, और इसी एक्स के लेफ्ट पे जाना है तो आप एक्स के -1 करके आप इसके लेफ्ट पे आ सकते हैं। सेम इसी तरीके से इसका y आपको जो है यहाँ पे y के नज़र आ रहा है, और y में अगर आपने ऊपर जाना है तो y में आप +1 करके यहाँ पे +1 करके ऊपर जा सकते हैं और -1 करके आप नीचे जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये ख़्याल रखिएगा कि ये मैं स्क्रीन रेज़ोल्यूशन के मुताबिक जो है वो या स्क्रीन कोऑर्डिनेट के मुताबिक आपको नहीं बता रहा, ये इस वक़्त आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के मुताबिक है। स्क्रीन कोऑर्डिनेट में ये होता है कि आप जो है वो टॉप से बॉटम की तरफ आते हुए आपका y इंक्रीज़ हो रहा होता है, जबकि अगर आप यहाँ पे देखें तो हम अपवर्ड जो है जाते हुए y को इंक्रीज़ कर रहे हैं, y में +1 कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये इस वक़्त आपके सामने सिनेरियो है, इसके अंदर हम अभी स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मैथमेटिकल मॉडल को अंडरस्टैंड करने लगे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास जो पॉइंट्स हैं उनकी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ क्या होंगी, ज़रा हम उसको देखते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके सामने यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट किया जाए, तो आप में से कोई बता सकता है कि इस वाले पॉइंट की एक्स की वैल्यू क्या होगी और इस वाले पॉइंट की वाई की वैल्यू क्या होगी? जी, जिसको पता है काइंडली हैंड रेज़ करें, तो सीआर जो है उनका माइक ओपन कर देंगे ताकि वो आंसर कर सकें। क्वेश्चन सिंपल है, जो ये पॉइंट मैंने आपको मार्क किया है, इसकी एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी, वो आपको इस डायग्राम के अंदर से मिलेगी।
जी, इतना मुश्किल क्वेश्चन है कि आपको ये आंसर नहीं आ रहा या क्वेश्चन समझ नहीं आया? एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक एक्स होगा और एक वाई होगा। इस वक़्त जो मैंने जिस पिक्सल को नॉमिनेट किया हुआ है, उसकी एक्स की वैल्यू क्या बन रही होगी, वाई की वैल्यू क्या बन रही होगी। इसी डायग्राम में आपको उनकी वैल्यू जो है वो नज़र आ रही है, आपने ज़रा बताना है कि कौन-सी वैल्यू होगी। जी, आपको बताने के लिए पहले हैंड रेज़ करना होगा। जी, ताहिर नज़ीर का माइक ऑन कर दें। जी, सीआर, ताहिर नज़ीर का माइक ऑन कर दें, कंट्रोल आपके पास है। सर ऑप्शन नहीं नजर आ रही। अच्छा, ऑप्शन के लिए आपको जो है ना पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा ताहिर नज़ीर को। उसमें आपके जी पास सर, कर लिया। आएगा आस्क टू अनम्यूट, उसको क्लिक जी करेंगे बिल्कुल। तो आएगा। सर y+1 और x-1। जी, दोबारा बताएं। y+1 और x-1 पॉइंट आए। बिल्कुल सही कहा आपने। आप दोनों अपना माइक क्लोज कर दें, बहुत शुक्रिया। हैंड भी डाउन करें। जी, आपके पास एक्स जो होगा वह एक्स के -1 होगा। अभी एक्स के -1 कहाँ से आया ये देखें तो आपके पास इस वाले पॉइंट की जो एक्स की वैल्यू वो आपको यहाँ पे शो हो रही है और ये आपके पास है एक्स के -1। इसका जो वाई है वो क्या होगा, वो वाई होगा इसका वाई के +1, क्योंकि आपको जो इसमें वाई की वैल्यू है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है और वो आपके पास होगी यहाँ पे वाई के +1। जी, वहाज आप अपना माइक बंद कर दिया करें यार। थैंक यू। ओके, तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि ये जो यहाँ पे पिक्सल प्लॉट होंगे उनके जो कंपोनेंट्स की वैल्यू होंगी वो कैसे बनेंगी। आगे चलते हैं। इस वक्त आपके पास एक पिक्सल यहाँ पे प्लॉट हुआ हुआ है। इस वक्त अगर इसके पॉइंट की वैल्यू की बात करें तो क्या होगी, इसकी एक्स की वैल्यू होगी एक्स के, ठीक है, और इसकी वाई की वैल्यू क्या होगी, वो होगी इसकी वाई के। अच्छा, अब हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि हमने जो लाइन ड्रॉ करनी है उसमें एक पॉइंट प्लॉट हुआ हुआ है, कोई भी एक पॉइंट किसी भी लाइन की किसी जगह भी प्लॉट हुआ हुआ है। अब हमने उससे अगला पॉइंट जो है वो प्लॉट करना है। तो जो सा पॉइंट प्लॉट हुआ हुआ है वो इस वक्त आपको जो है वो ये पॉइंट नज़र आ रहा है जो कि एक्स के और वाई के की लोकेशन के ऊपर मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो इसके साथ जो पॉइंट आप इसके साथ प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो लाइन होती है वो कंटिन्यूस पॉइंट से मिलकर बनती है। तो उसमें आपके पास ये सारे पॉसिबल आप पॉइंट्स हैं जिनको आप प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे थोड़ी सी और अजम्पशन करते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं कि हमने लाइन तो प्लॉट करनी है, लेकिन कोई ऐसी लाइन नहीं प्लॉट करनी कि वो किसी भी डायरेक्शन में जा रही होगी, बल्कि हम उसको ज़रा फिक्स करके चलेंगे कि जो लाइन आपने प्लॉट करनी है उसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपने जूडो से लिए होंगे, तो उससे आपको जो है कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये लाइन किस किस्म की है। तो अब हम कहते हैं कि हम एक ऐसी लाइन को प्लॉट करने लगे हैं जिसकी जो स्लोप है वो <<1 है, जिसकी स्लोप जो है वो क्या है, <<1 है। अब जो स्लोप <<1 होती है उसका क्या बिहेवियर होता है, ज़रा आपको उसके बारे में बता दूं। अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में देखें तो एक लाइन जो कि इस तरीके से जा रही हो कि वो आपके कोऑर्डिनेट को हाफ में डिवाइड कर दे, यानी कि हाफ राइट पे हाफ लेफ्ट पे डिवाइड कर दे। इनकी नॉर्मल अगर आप वैल्यू देखें तो वो क्या होगी, वो होगी जी यहाँ पे 0 0। यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलेगी यहाँ पे 10 10। तो उसमें आपकी एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू सेम सेम चल रही होती है। तो ये वाली जो लाइन होती है इसकी जो स्लोप होती है वो होती है =1, ठीक है। ये लाइन है इसकी जो स्लोप होगी जो कि आपकी क्वाड्रेंट को हाफ में डिवाइड करती है, इसकी स्लोप होती है वो होती है =1। अच्छा, इस कोई लाइन जो इससे नीचे से जाएगी, ठीक है, जो लाइन इसके
नीचे से जाएगी, फॉर एग्जांपल एक लाइन है जो कि इसके नीचे से जा रही है, तो उसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी, वो लेस देन 1 होगी, ठीक है। यानी कि जो लाइन इससे नीचे नीचे होगी उनकी स्लोप होगी वो लेस देन 1 होगी, और जो सी लाइन इस वाली लाइन से ऊपर से जा रही होगी, ठीक है, तो इनकी जो स्लोप होगी वो होगी ग्रेटर देन 1। तो इस वक्त जो आपके सामने मैं यहाँ पे जो डेरिवेशन करने लगा हूँ, मैं उस लाइन के लिए करने लगा हूँ जो कि स्लोप लेस देन 1 होगी, यानी कि वो इस एरिया के अंदर किसी जगह पे उसकी लाइन जो है वो एग्जिस्ट करती होगी। आपको जो असाइनमेंट गिवन है उसके अंदर आपको जो लाइन के लिए डेरिवेशन करने और कोड डेवलप करना है, वो ऐसी लाइन आपकी है जो कि इस वाले एरिया में जो कि स्लोप ग्रेटर देन 1 के लिए है, वो आपने प्लॉट करनी है। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क क्या होगा? इन दोनों में फ़र्क ये होगा कि लाइन की बेस पे जो आपके पॉइंट जो सिलेक्ट होंगे या पॉइंट के पॉसिबल पॉइंट्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे। कि इस वक्त जो आपके पास यहाँ पे स्लोप लेस देन 1 है, इस रूप में देखें तो आपके पास जो एक तो आपके पास स्लोप लेस देन 1 होने की सूरत में आप जो है ना वो अज्यूम करके, बल्कि इसको फिक्स करके चलेंगे कि आपने एक्स में इंक्रीमेंट करना होगा और वाई में आप डिसीजन लेंगे। आप एक्स आपका जो है वो क्या होगा, आपका उसमें इंक्रीमेंट होगा, यानी कि उसमें +1 होगा, और जो वाई होगा उस पे आपने क्या करना है, उस पे आपने डिसीजन लेना है कि आप कौन से वाले पिक्सल को या पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। ये आपकी कंडीशन होती है जब आप स्लोप लेस देन 1 की बात करते हैं। लेकिन जब आप स्लोप ग्रेटर देन 1 की बात करते हैं तो उसमें आपके जो ये पैरामीटर्स होते हैं वो चेंज होते हैं। उसमें आपको वाई का पता होता है कि भाई वाई में आपने इंक्रीमेंट करना है। जब आप जो है वो स्लोप ग्रेटर देन 1 की बात कर रहे होते हैं तो उसमें आपको पता होता है वाई में आपने इंक्रीमेंट करना है, और आपकी जो एक्स है उसमें आप क्या करेंगे, आप डिसीजन लेंगे कि आपने एक्स में से कौन सा वाला पॉइंट सेलेक्ट करके जो है वो लाइन को प्लॉट करना है। तो ये आपके पास जो है वो डिसीजन मैटर्स बनते हैं जब आप स्लोप लेस देन 1 यूज़ कर रहे होते हैं या फिर ग्रेटर देन 1 यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, अब हम जो यहाँ पे एल्गोरिथम की तरफ मूव कर रहे हैं और हम यहाँ पे डेरिवेशन करने की तरफ जा रहे हैं, इसमें हम क्या करने लगे हैं, इसके अंदर हम जो है ये करने लगे हैं कि हम स्लोप लेस देन 1 के लिए जो है वो लाइन को देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो उसकी डेरिवेशन होगी। अच्छा, अब ये आपके सामने एक लाइन जो है वो रिप्रेजेंट की जा रही है कि ये आपके पास स्लोप लेस देन 1 की लाइन है, और अगर इसके लिहाज से देखें तो आपको दो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी। एक ये वाली आपके पास पॉइंट हो सकता है जो आपने प्लॉट करना हो, या फिर आप इस वाले पॉइंट को प्लॉट करेंगे। ये दो ऑप्शन रह गए हैं आपके पास कि इन दोनों में से आपने नेक्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करना है। ये वाला पॉइंट आपका पहले का बच चुका हुआ है, इसकी ये आपके पास ज़्यादा रेफरेंस पॉइंट है। अब इस पॉइंट की बेस पे आपने अगला पॉइंट डिसाइड करना है। अगला जो पॉइंट डिसाइड करना है उसमें आप जो है वो कह रहे हैं कि ये जो लाइन है ये आपके पास क्या हो रही है, राइट साइड पे मूव कर रही है। तो राइट साइड में आपके पास एक्स तो जो है वो आप क्या करेंगे, उसमें एक इंक्रीमेंट करेंगे। वाई में अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप या तो इसको सेलेक्ट करें या फिर आप क्या करें, इसको सेलेक्ट करें। अब जो ये वाली लाइन है इसकी बेस पे आपने डिसीजन लेना है इन दोनों में से सिलेक्शन का कि इन दोनों में से किसको सिलेक्ट किया जाए। तो इस वक्त अगर आप देखें तो इस लाइन को देखते हुए अगर आपने कोई पॉइंट सेलेक्ट करना हो, तो मैं इस वाले पॉइंट का नाम रखता हूँ जी ए, और इस वाले का नाम रखता हूँ मैं बी। तो कितने लोग कहते हैं कि हमें ए पॉइंट सेलेक्ट करना चाहिए? जो कहते हैं कि ए पॉइंट सेलेक्ट करना चाहिए वो हैंड रेज करें। इस लाइन को देखते हुए आपने जो है वो बताना है, अगर आपको समझ आ रहा है कि कौन सा पॉइंट सेलेक्ट होना चाहिए। तो जो लोग कहते हैं ए को सिलेक्ट करना चाहिए वो हैंड रेज करें। ओके, किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया। चलें अब ज़रा हम कहते हैं कि वो लोग हैंड रेज करें जो कहते हैं कि बी को सिलेक्ट करना चाहिए। गुड। अच्छा वहाज, काइंडली आप सादिया का माइक ओपन कर दें। जी सादिया, आपने क्यों जो है बी को सिलेक्ट किया है? सर हमने लेस देन देखना है ना उसको। अच्छा, आपने इसलिए सिलेक्ट किया है कि आपने देखा ये लेस देन है, तो इसलिए आपने नीचे वाला पिक्सल सेलेक्ट कर लिया, ऐसी बात है? यस सर, यस सर। ओके, ठीक है, आप माइक बंद कर लें, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अगर हम इस बेस पे सिलेक्ट करेंगे कि लेस देन 1 है और उसके बेस पे हम करेंगे तो ये जो लाइन है इसके तो बारे में तो मैंने आपको कहा ही नहीं है कि ये इसकी स्लोप 1 के इक्वल है। ये वो लाइन है जिसकी बेस पे आपने जो है वो पॉइंट को सिलेक्ट करना है। अब देखिए मिसाल के तौर पे ये आपके पास ये लाइन है, अगर आप इसको देखें तो ये स्लोप लेस देन 1 है। अब आपने इस लाइन को प्लॉट करना है स्क्रीन के ऊपर।
अब इस लाइन को प्लॉट करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने लेट से कहा कि जी ये वाला पॉइंट जो है वो हमने पहले बना लिया, जो कि इस वक्त आपको ये वाला पॉइंट जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हमने अगला वाला पॉइंट सेलेक्ट करना है। अब अगर आप इसी कॉन्सेप्ट के साथ चलते रहें कि जी आपने नीचे वाला पॉइंट सेलेक्ट करना है क्योंकि वो लेस देन 1 है, तो उसकी सूरत में फिर आपके पास जो अगला पॉइंट सेलेक्ट होगा वो ये वाला पॉइंट सेलेक्ट होगा, फिर उससे अगला वाला ये सेलेक्ट होगा, और करते करते अगर आप देखें तो ये लाइन जो है वो एक्चुअल लाइन को तो फॉलो ही नहीं कर रही है, बल्कि क्या हो रहा है, ये लाइन जो है वो आपकी एक्स एक्सिस की जो है वो पैरेलल होगी। तो ये कॉन्सेप्ट या ये आइडिया इसमें नहीं आ रहा कि हमने जो है वो सिलेक्ट करना है सिर्फ इस बेस पे कि वो स्लोप लेस देन 1 है, तो लाइन से जो नीचे वाला पॉइंट होगा हम उसको सिलेक्ट करेंगे, तो हमने इसको सिलेक्ट नहीं करना। अच्छा, अगर हमने इसको सिलेक्ट करना है तो उसकी वजह क्या होगी, तो हमारे पास एक और हैंड रेज़ हुआ था, चलिए हम उनसे पूछते हैं उन्होंने जो है वो इसको क्यों सिलेक्ट किया। तो जिन्होंने पहले हैंड रेज़ किया था, काइंडली दोबारा हैंड रेज़ करें। गालिबन उसामा थे मेरे ख्याल से। ओके, आप टाइम इस पे बड़ा जो है वेस्ट कर रहे हैं सोचने में, तो इतना टाइम है नहीं, और मैं चाहता हूँ कि आप इंटरेक्शन करेंगे तो आपको ज़रा चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन इंटरेक्शन आप नहीं करना चाह रहे तो फिर मैं इसमें फास्ट रन में चलता हूँ। तो ठीक है, हम तो यहाँ पे अगर आपने सिलेक्शन करनी है तो सिलेक्शन करने की वजह क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन करने की वजह ये होनी चाहिए कि आप देखें ज़रा कि जो लाइन है ये किस पिक्सल के ज़्यादा करीब है, जिस पिक्सल के ज़्यादा करीब होगा आप उस वाले पिक्सल को सिलेक्ट करेंगे। इस वक्त इस कंडीशन में आप बी को सिलेक्ट करेंगे। बी को सिलेक्ट करने की वजह ये है कि अगर आप लाइन को देखें तो ये लाइन जो है वो इस वाले पिक्सल के ज़्यादा करीब है और इस वाले पिक्सल से दूर है। तो इस बेस पे कि एक लाइन जो है वो जिस वाले पिक्सल के करीब से होगी आप उसको सिलेक्ट करेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो हमने प्रीवियस डीडीए के अंदर इशू देखा था कि उसके अंदर लाइन जो है वो डाइवर्ट होती जाती है, तो इसमें डाइवर्जन नहीं होगी, क्योंकि हम इसमें सिलेक्शन किस बेस पे कर रहे हैं कि जो सी लाइन आपकी जो सा पिक्सल लाइन के ज़्यादा करीब है आप उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी बेस पे जो लाइन है वो जो आपके पॉइंट क्रिएट होते जाएंगे वो उसी लाइन की जो है वो एसिमुलेट कर रहे होंगे, इसके साथ साथ चल रहे होंगे, तो आपकी लाइन जो है वो ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ चल रही होगी। तो इस बेस पे कि आपकी जो लाइन है वो किस पिक्सल के करीब होगी हम उस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं और हमने अब ज़रा देखना है कि हमने लाइन का लाइन की बेस पे हमने पॉइंट को सिलेक्ट करना है। तो अब ज़रा पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, तो पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए हमने मशीन को बताना है कि भाई इस वाले पॉइंट को आपने सिलेक्ट करना है। अब उसको तो नहीं पता, उसको देखे तो भी नहीं पता चलेगा कि ये लाइन के करीब जा रही है या ये जो लाइन है ये इस वाले पिक्सल के करीब है। तो फिर हम इसको जो है वो कोई कंप्यूटेशन या मैथमेटिकल या कोई इक्वेशन के फॉर्म में इसको बताएंगे कि ये आप इस चीज़ को मेजर करो और उससे अंदाज़ा लगाओ या उससे आप जो है वो आइडेंटिफाई करो कि लाइन जो है वो किस वाले पिक्सल के करीब होगी। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये कहते हैं कि जी हम उस लाइन का और जो पिक्सल के दरमियान का डिस्टेंस है हम ज़रा वो निकाल लेते हैं। हम ऊपर वाले पिक्सल का जो है वो लाइन का डिस्टेंस निकालते हैं, हम नीचे वाली लाइन और पिक्सल का डिस्टेंस निकालते हैं और फिर इनकी बेस पे हम कंपैरिजन करते हैं। अब ऊपर वाला जो आपके पास लाइन का ऊपर वाले पिक्सल से लेके लाइन तक का डिस्टेंस है उसको हम कह रहे हैं वो D1 है, और नीचे वाले पिक्सल से लेके जो पॉइंट का जो डिस्टेंस है उससे हम कह रहे हैं D2 है, ठीक है। अब मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि अगर आपका D1 जो है वो ग्रेटर हो D2 से, तो फिर आप कौन सा वाला पिक्सल सेलेक्ट करेंगे?
सॉरी सर आवाज़ नहीं आ रही। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ और वो सॉरी सॉरी। अच्छा चलें, मैंने लास्ट आपसे क्या बात की थी मुझे बता दें, जिस राज आप ही मुझे बता दें। सर आपने क्वेश्चन किया था क्या कह रहे हैं D1 बड़ा होगा D2, तो इसको हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आगे बताओगे। ओके ठीक है। अच्छा जी, चलें मैं इसको ज़रा कवर अप खुद ही कर लेता हूँ ताकि, अच्छा मैंने आप लोगों का ना चैट इनेबल कर दिया है, तो काइंडली आप लोग जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के मुझे सेंड कर दें। मैं काफ़ी देर से बोल रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्या वजह स्टूडेंट जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, और ख़ास करके मैं काफ़ी देर से जो है वो जिस स्टूडेंट ने हैंड रेज़ किया हुआ था मैं उसको कॉल कर रहा था, भाई आप बताओ क्या कहना चाह रहे हो। तो ये मुझसे मिस्टेक होगी। बड़ा बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हैंड रेज़ करके मुझे इन्फॉर्म कर दिया, थैंक यू। अच्छा, D1 अगर आपके पास D2 से ग्रेटर होगा तो इसका मतलब ये है कि जो ऊपर वाला पिक्सल है उसका लाइन से डिस्टेंस ज़्यादा है, और ऊपर वाले पिक्सल का लाइन से डिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब ये होगा कि आपकी जो लाइन है वो नीचे वाले पिक्सल के करीब जा रही है, तो फिर हम नीचे वाले पिक्सल को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि इस वाले पिक्सल को सिलेक्ट करेंगे। इस वक्त करंट सिचुएशन में देखें तो D1 ग्रेटर है D2 से। इन केस आपके पास क्या होता है, D1 आपके पास स्मॉलर होता है D2 से, तो इसका मतलब ये होगा कि D2 ग्रेटर है, तो आपका जो नीचे वाला पिक्सल है उससे आपके जो लाइन का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, और वो डिस्टेंस ज़्यादा होना का मतलब ये होगा कि जो लाइन है वो ऊपर वाले पिक्सल के करीब से गुजर रही है। जब वो ऊपर वाले पिक्सल के करीब से गुजर रही होगी तो हम किस वाले पिक्सल को सिलेक्ट करेंगे, हम ऊपर वाले पिक्सल को सिलेक्ट करेंगे। जी उसामा। जी सर, आप वो पहले किसी एक उसामा का नाम ले रहे थे, क्लास में शायद 4 उसामा है, तो वो काइंडली रोल नंबर के साथ नाम लिया करें, फिर पता लगेगा ना। माइक खोलेंगे, माइक खोलने की कोशिश करते हैं, साथ ही माइक बंद होता है। नहीं, वो मैं उन उसामा की बात कर रहा था जिन्होंने हैंड रेज़ किया था, आपने उस वक्त हैंड रेज़ नहीं किया था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वो उसामा तारिक थे जिन्होंने किया था, तो ज़ाहिर सी बात है मैं उसी को कह रहा था कि आप हैंड रेज़ किया जिन्होंने जो है पहले हैंड रेज़ किया, तो मैं उसी उसामा को कह रहा था जिसने पहले हैंड रेज़ किया था, वो आपने तो नहीं किया था, ठीक है। तो काइंडली इससे ठीक कंफ्यूज होगा, ओके थैंक यू। अच्छा जी, इस वक्त मेरे पास जो है वो 33 पार्टिसिपेंट या स्टूडेंट्स हैं, और मेरे पास अभी तक चैट के अंदर 15 स्टूडेंट की अटेंडेंस आई है, बाकी स्टूडेंट की अटेंडेंस नहीं आई। अगर आप लोगों की अटेंडेंस मुझे जो है वो टाइम के दौरान में ना मिली, इस सेशन के दौरान में ना मिली, तो आपकी एब्सेंट मार्क होगी, इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो आप क्विकली जो है अपनी अटेंडेंस मार्क करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चैट में मुझे सेंड कर दें। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि आपके डिस्टेंस के बेस पे आप क्या कर सकते हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपने किस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करना है। अच्छा, अब आगे चलते हैं और अगले स्टेप में आते हैं, और अब देखते हैं कि हमने यहाँ पे जब डिस्टेंस को सिलेक्ट करना है, तो अब डिस्टेंस निकालने के लिए हमें कोई डिस्टेंस का मैकेनिज़्म पता होना चाहिए। एक तरीका होता है कि आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं, और डिस्टेंस फार्मूला हम उस सूरत में यूज़ करते हैं जब हमारे पास 2 पॉइंट जो है वो ऐसी लोकेशन पे हों जब उनकी एक्स और वाई की वैल्यू डिफरेंट हो। लेकिन अगर आप देखें तो इस सूरत में जो हमने डिस्टेंस निकालना है लाइन का और पॉइंट के दरमियान में, तो इस सूरत में हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो सेम रहेगी कि वापस आपके पास एक्स के प्लस 1 रहेगी, ठीक है ना। क्योंकि आपने अगर इस वाले पॉइंट का जो है डिस्टेंस निकालना है तो इस वाले पॉइंट का भी एक्स के प्लस 1 होगा, इस वाले पॉइंट के लिहाज से डिस्टेंस निकालना है तो इस वाले पॉइंट के लिहाज से भी आपके पास जो एक्स होगा वो एक्स के प्लस 1 होगा। तो अब जो ये वाला आपके पास रह गया पॉइंट के, इस वाले पॉइंट के लिए हमारे पास क्या वैल्यू होगी, तो इस वाले पॉइंट के लिए भी हमारे पास जो एक्स होगा वो एक्स के प्लस 1 होगा। अब जो ऊपर वाला पॉइंट है इसके जो वाई की वैल्यू अगर आप देखें तो वो आपको यहाँ पे मिलेगी वाई के प्लस 1। जो ये नीचे वाला पॉइंट है इसके लिए आपको वाई की मिलेगी, वो होगी आपके पास वाई के, ठीक है। और अब रहेगी बात कि इस वाले पॉइंट का वाई क्या होगा, तो इस वाले पॉइंट का जो वाई है वो एक्चुअल में आपके पास होगा वाई इज इक्वल टू एम, ठीक है। और क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ लाइन से बन रहा है, और इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो आपके पास होती है एम एक्स प्लस सी, एम इंटू एक्स प्लस सी। तो अब यहाँ पे जो आपका x है ना वो जस्ट आपका कोई नॉर्मल x नहीं होगा, क्योंकि ये जो आपकी इक्वेशन है ये इस वाले पॉइंट को भी आइडेंटिफाई करती है, ये इस वाले पॉइंट को भी आइडेंटिफाई करती है, जो कि इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी कोई पॉइंट होगा ये उसको आइडेंटिफाई करती है। लेकिन हमें कौन सा पॉइंट चाहिए, हमें ये वाला पॉइंट चाहिए, और ये वाला पॉइंट बड़ा ख़ास पॉइंट है
क्योंकि अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा इस वाले पॉइंट के लिहाज से इस D1 के लिए और यहाँ से निकालूंगा तो वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। लेकिन हम जो है वो चाहते हैं कि एग्जैक्टली ये एक ही लाइन के ऊपर आप जो है उनको चेक करें या एक ही पैरेलल इसको वर्टिकल फॉर्म में ही हम इसको जो है इसका कंपैरिजन चेक करें। तो उस वक्त में इसकी जो y की वैल्यू है वो ज़रा फिक्स होनी चाहिए और वो वैल्यू क्या होगी, वो आपकी अब आप उसमें y की वैल्यू के अंदर x की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली x के प्लस 1 पुट करेंगे। तो इस तरीके से जो आपके पास यहाँ पे x है वो आपके पास मॉडिफाई हो जाएगा और ये बनेगा आपके पास y इक्वल्स टू m इंटू इस x को हमने रिप्लेस कर लिया x के प्लस 1 के साथ, तो ये हो गया आपके पास x के प्लस 1 प्लस c। तो इस तरीके से अब हमने जो यहाँ पे जो इनका डिस्टेंस निकालना है उसके लिए हमारे पास ये जो है वो थ्रेशोल्ड्स आ गए। ऊपर वाले पॉइंट का जो है y आपके पास हो गया y के प्लस 1, जो ये वाला पॉइंट है इसका आपके पास y हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स के प्लस 1 प्लस सी, और ये नीचे वाला जो y है इसका आपके पास नीचे वाले पॉइंट का जो y है वो हो जाएगा y के। ओके, अब ये चीज़ें हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर ली। अब ज़रा हम इसमें क्या करते हैं, डिस्टेंस जो है वो निकालते हैं। तो डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होगा, हम डिस्टेंस निकालते हैं या हम डिफरेंस भी निकाल रहे होते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि बड़ी वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को निकालें। तो ऊपर वाली वैल्यू आपके पास लार्जर होती है और इसे नीचे वाली वैल्यू आपके पास स्मॉलर होगी। तो जो आपका D1 निकालना होगा तो आपके पास लार्जर वैल्यू होगी y के प्लस 1 और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे y को, ठीक है, ये वाला जो y है। इसी तरीके से जब हमने D2 निकालना होगा तो हम y में से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, yk को, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप नेक्स्ट लाइन में आके देखें तो यहाँ पे हम जो है वो D1 निकाल रहे हैं। D1 हमारे पास कैसे आ रहा है कि हमने अपर वैल्यू जो कि yk प्लस 1 है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया किसको, y को। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आपका जो अपर वैल्यू आपके पास D1 के लिए yk प्लस 1 है और आपके जो लोअर वैल्यू जो D1 की आपकी लोअर वैल्यू होगी वो होगी y। तो वो आपने यहाँ पे इक्वेशन में रख दिया। अब इसके बाद आपने y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई D1 की। तो D1 तक हमने जो है वो इस वाले सेशन के अंदर जो है वो काम कर लिया है। इससे आगे जो है वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर फर्दर कंटिन्यू करेंगे।